नमस्कार छात्रों, आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं राकेश कुमार सत्यवंती उच्च विद्यालय कारीसोवा से हूँ और आज 11वीं कक्षा के विषय इतिहास के अंतर्गत जो पहला अनुभाग है प्रारंभिक समाज, उसके दूसरे विषय टॉपिक पर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों के बीच लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में आज चर्चा करूंगा और आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखना है और क्या क्या आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पर टॉपिक जो बनाई गई है उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे क्या। सबसे पहला है कि हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत सीखेंगे कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उसी सभ्यता में लेखन कला और शहरी जीवन का शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया और उसके भूगोल की जानकारी प्राप्त होगी इस चैप्टर के अंतर्गत। शहरीकरण का महत्व और शहरी जीवन क्या था उस समय, इसके बारे में जानेंगे। लेखन कला का विकास और लेखन कला की देन के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण हुआ, उसमें मंदिर और राजा की क्या भूमिका रही, इसके बारे में इस आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि इस के अंतर्गत सबसे जो मुख्य जो बिंदु है, तो लेखन कला और शहरी जीवन का प्रारंभ जो हुआ वह मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। कहिए तो विश्व में सबसे पहली बार जो हुई व्यवस्था शहरीकरण का और लेखन कला का, वो इसी सभ्यता का प्रारंभ हुआ, इसी सभ्यता में प्रारंभ हुआ और इसी सभ्यता का देन भी इसको माना जाता है। और इसको यदि आप देखेंगे समय सीमा के अनुकूल, तो आज से 3000 वर्ष पहले यह पूरी तरह से विकसित था। और इसकी प्रारंभ जब देखते हैं, अध्ययन में पाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से जो हमें पुरावस्तुएं प्राप्त होती है, तो उससे पता चलता है कि 6000 ईस्वी पूर्व पहले यहाँ कृषि कार्य प्रारंभ हो गए थे और आधुनिकतम रूप कृषि कार्य में अपनाए जा रहे थे। तो इस अध्याय के अंतर्गत सबसे प्रमुखता के साथ कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसको दिखाया गया है और शहरी जीवन का प्रारंभ होने का क्या कारण हुआ, वो कृषि ही एक माध्यम बनी, जिसके कारण वहाँ आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हुआ और विलासता की वस्तुओं का प्रयोग करने के कारण वहाँ पर व्यापार के केंद्र बने और व्यापार के केंद्र बनने के कारण वहाँ पर शहरों का शहरीकरण हुआ, शहरों का निर्माण हुआ। तो इसका जब हम भूगोल को देखते हैं, तो भूगोल में देखेंगे मानचित्र का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसमें देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदी क्षेत्रों के अंतर्गत हुआ। सबसे पहले तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेसोज और पोटाइमस। मेसोज का अर्थ होता है मध्य और पोटाइमस का अर्थ होता है नदी। तो यह जो सभ्यता का विकास या प्रारंभ हुआ, वो दजला और फरात नदी के बीच में हुआ। दजला को इंग्लिश में टिग्रिस बोला जाता है और फरात नदी को इंग्लिश में यूफ्रेट बोला जाता है। इन्हीं दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि थी, इसी उपजाऊ भूमि में मेसोपोटामिया सभ्यता का आरंभ हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो पहाड़ी क्षेत्र है, यह पहाड़ी क्षेत्र है और इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में घास के मैदान हुआ करते हैं। आज भी स्टेपी घास का मैदान पशुपालन के लिए विकसित है और सभी लोग जानते हैं कि इन क्षेत्रों में पशुपालन के पर्याप्त जलवायु यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर पशुपालन का कार्य आज भी संभव है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में यही जो क्षेत्र है, यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ एक उर है, उरुक है, बेबीलोन है, मारी है, लेबनान है, सीरिया है। इन्हीं सब विषयों की चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत की गई है कि कैसे उस सभ्यता का विकास हुआ और किस तरह से वहाँ शहरी जीवन का विकास और लेखन कला का विकास हुआ। अगला जब हम मैप देखते हैं, तो इसमें देखेंगे कि जो दजला और फरात है, यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं और इन्हीं नदियों के द्वारा जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी है और भूमि है जो इन क्षेत्रों में आकर बिखर जाती है। इसके दक्षिण तरफ मरुस्थल है और यहाँ देखे आज इस क्षेत्र को जब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर उपजाऊ भूमि अधिक है, जिसके कारण यहाँ सबसे पहले कृषि की प्रधानता के साथ इन जगहों का विकास हुआ। और यहाँ उर और उरुक जो देख रहे हैं, यह दो प्रारंभिक नगरों का प्रारंभ यहीं से हुआ। और इसके बाद बेबीलोनिया, असीरिया, आपका निनवे, इस तरह के शहरों का स्थापना उस समय के काल में की गई।
तो इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि इन क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों से नदी निकलती है और नदी के द्वारा लाए गए उपजाऊ भूमि में यहाँ पे कृषि कार्य किए जाते हैं। और जो स्टेपी का देखें, स्टेपी है, और यही घास के मैदान में एक मारी शहर का विकास हुआ था, और इसकी भी चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत की गई है कि इसका विकास कैसे हुआ और किन कारणों के कारण यहाँ पर शहरों का निर्माण हुआ और कैसे वहां से उत्पादित वस्तुओं को बाहर भेजा गया और वहां जो कच्चा माल थे वो कैसे प्राप्त करते थे, वहां विलासिता की वस्तुएं कैसे अपने आप को प्राप्त करते थे। तो इसके आधार पर इस भौगोलिक क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए इस मानचित्र का सहारा लेते हुए आप यदि कल्पना करेंगे तो देखेंगे कि इन जो क्षेत्र है, जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मेसोपोटामिया का विकास कैसे संभव हुआ। आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि पशु पालन की व्यवस्था यहाँ इसलिए की गई कि यहाँ पशु को पालने के लिए अधिक भूमि थे और वहां पर घास के मैदान अधिक थे, जिसके कारण यह आसानी से यहाँ पशुओं का पालन किया जा सकता था। और यहाँ से पशु के जो उत्पाद वस्तुएं थे जैसे दूध, मांस आदि इत्यादि चीजों का यहाँ से व्यापार किया जाता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था दूसरे देशों के लिए। यहाँ सबसे पहले कृषि कार्य करने वाले लोग जो थे वह विकसित रूप को अपनाते हुए कृषि का कार्य का प्रारंभ किया और आधुनिकतम कृषि का प्रारंभ सबसे पहले इसी सभ्यता की देन है। अब यहाँ शहरीकरण के महत्व के विषय बिंदु पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि शहरीकरण में जो भूमिका रही वह एक स्थान पर यदि कुछ लोग अधिक जनसंख्या का जब घनत्व बढ़ जाता है, चाहे कोई भी कारण हो, रोजगार कारण हो या जीवन निर्वाहन यापन करने के लिए जब एक जगह लोग कार्य करने के लिए जाते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसको एक शहर का रूप दे दिया जाता है। और जब वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में को देखेंगे तो वहाँ जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वहां पर कृषि प्रधान तो थी लेकिन खनिज संसाधनों की बहुत कमी थी। तो वहां खनिज संसाधनों की कमी रहने के कारण जो वहां की जो वस्तुएं जो मिली है तो पता चलता है कि वह उस जगह पर उसका खनिज संसाधन नहीं थे तो दूसरे जगहों से उस माल को मंगाया जाता था। और बाद में जब पता 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के मध्य में जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि उसका संबंध मेसोपोटामिया से भी था और मिस्र की सभ्यता से भी था। मेसोपोटामिया से नहीं, हड़प्पा सभ्यता से भी था और मिस्र की सभ्यता से भी था क्योंकि कुछ वस्तुएं जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है वह वस्तुएं वहां भी पाई गई है और खनिज नहीं रहने के कारण जैसे धातु, कांसा, तांबा और जो कीमती या बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे, लाजवर्त वगैरह, वो दूसरे जगहों से मंगाया जाता था। हड़प्पा से सभ्यता से मंगाया जाता था, नहीं तो फिर मिस्र से मंगाया जाता था। तो इस स्थिति को देखते हैं तो जब शहरों में अर्थव्यवस्था का कार्य संचालन अधिक होने लगा तो फिर शहरों का तीव्र गति से विकास संभव हुआ। और जब शहर बने तो सामाजिक संगठनों का भी निर्माण हुआ क्योंकि एक ही व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता है, एक ही व्यक्ति उस उत्पादित वस्तुओं को बेच नहीं सकता, उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं जिसको श्रमिक बोलते हैं, कुछ लोग लेखन का काम करते हैं जो कि प्रशासनिक कार्यों में या लेखा जोखा रखने के लिए रखे जाते हैं, कुछ लोग सामान को लाने ले जाने के लिए कार्य करते थे। तो इस तरह से समाज का अलग अलग निर्माण हुआ जिससे कि वहाँ एक सामाजिक संगठन विकसित हुए और वही सामाजिक संगठन विकसित होकर के अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाया और फिर एक शहर का रूप दिया। तो शहर को निर्माण करने में 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं यहाँ पर चर्चा की गई है। पहला तो महत्वपूर्ण भूमिका रही मंदिरों का, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका रहा व्यापारिक केंद्रों का और तीसरा रहा शाही शासकों का। लेकिन 2 पर अधिक चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंतर्गत। पहला जो है वह मंदिरों का जो भूमिका रहा शहरों के निर्माण में उसकी चर्चा की गई है और दूसरा जो है वो है व्यापारिक केंद्र का रहा। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से यह मंदिर दिखाया गया है। मंदिर के जो भग्नावशेष हैं खुदाई के क्रम में प्राप्त हुए हैं। तो इन मंदिरों के आसपास शहरों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मंदिर का जो निर्माण किया गया है, एक मध्य में भवन बनाए गए हैं और उसके चारों तरफ कमरा बनाए गए हैं आवास करने के लिए। और आज के भी जब कहीं पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ वस्तुएं जो चढ़ावा के लिए
पूजा के दौरान देवी देवताओं पर जो चढ़ाया जाता था उस पर, उसके लिए वहां पर बाजार बनाए जाते हैं, या फिर जब दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए तो वहां पर जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उसको बिक्री का केंद्र बनाया जाता है। और धीरे धीरे वहां पर अधिक लोग बसने लगे और वही खरीद बिक्री के लिए वहां पे दुकान बनाए, फिर रहने लगे, और इसी तरह से मंदिरों के नजदीक एक शहर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला जो शहर का निर्माण हुआ वो मंदिरों के बीच नजदीक में ही हुआ। तो मंदिरों के नजदीक में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर देवताओं में पारंपरिक पूजाओं में जैसे प्राकृतिक संसाधन वहां जो थे, तो कृषि प्रधान सभ्यता होने के कारण वो प्रकृति पूजा करते थे। जैसे वहां एक उर नाम का जो देवता थे वो चंद्रमा के कोतक थे। एक उसी तरह से इनाना नाम की एक देवी थी जो प्रेम और युद्ध के कोतक थी, उनकी पूजा की जाती थी। और समय समय पर वहां पर उत्साह पूर्वक उत्सव मनाए जाते थे, और यह उत्सव मनाने के कारण ही मंदिरों के नजदीक जो आवास बनने लगे, व्यापार खरीद बिक्री या व्यापार का केंद्र बनने लगा, तो इससे शहरों का निर्माण हुआ। दूसरा जो व्यापारिक केंद्र बना कि वहां सामग्री का उत्पादन और वहां से मालों का आदान प्रदान करना। जैसे कि इस चित्र को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ उत्पादन के केंद्र के कारण इन शहरों का जो विकास हुआ व्यापारिक केंद्र के कारण हुआ। व्यापारिक केंद्र में हुआ क्या कि जो कच्चे माल थे दूसरे देशों से मंगाए जाते थे, और जो यहाँ उत्पादित थे उसको दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो कुछ लोग रोजगार के लिए आए, कुछ लोग श्रमिक के रूप में आए और यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे। तो आज भी जब देखेंगे कि शहरों का शहरीकरण तभी होता है जब वहाँ रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी रोजी के लिए जाते हैं और वहां पर स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं, और कुछ समयों में वहां की जो जनसंख्या है उसका घनत्व अधिक होने लगता है और सुख सुविधाओं वाली सामान वहां पर उपलब्ध होने के कारण वह एक शहर का रूप ले लेता है, और इस तरह से व्यापारिक केंद्रों के नजदीक शहरों का निर्माण होता है। आज भी यही हो रहा है, और पूर्व में उस समय 3000 साल पहले भी यही हो रहा था कि वहां पर शहरों का विकास इस तरह से की गई। अब हम लोग देखते हैं कि इस के अंतर्गत उर, उरुक, सीरिया, बेबीलोन जो शहर है, और यह जो आज का जो वर्तमान समय में यह इराक और ईरान के मध्य जगह स्थित है। और इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि सीरिया यहाँ था, जो टिग्रिस है ये है, इसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, बेबीलोन शहर यहाँ पे है, उर है, उरुक शहर का यहाँ पर विकास हुआ था। तो यहाँ पहला साम्राज्य का भी यहीं से विकसित हुआ। अब शहरों की माल की आवाजाही के बारे में जब हम लोग समझते हैं, तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कृषि संसाधन थे, खनिज संसाधन थे नहीं, तो दूसरे जगह से सामान मंगाने के लिए मालों की आवाजाही शहरों में व्यवस्था की गई, जिसके लिए परिवहन का जो सुगम और सरल स्थल था वो नदी था। और उसके बाद जो थे सड़कों के माध्यम से बैलगाड़ी हो, या फिर उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग हुआ, जिसके कारण कुछ मुद्राओं में इसका अंकित भी है बैल का। तो जब पहिया के बारे में जब इसमें अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले पहिया का भी प्रयोग इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसको परिवहन के कार्य में भी लाया जाता होगा। तो इस तरह से शहरों में माल की आवाजाही की जाती थी। अब लेखन कला का विकास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि लेखन कला का भी आज तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा साक्ष्य यही मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लेखन कला का विकास का भी देन मेसोपोटामिया सभ्यता को ही जाता है। और उस समय की लेखन कला को ज्यादा सुरक्षित तरीके से आज हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन 1850 ईस्वी में इस लिपि को पढ़ा गया, और वहाँ बहुत सारे साहित्य के रूप में भी जो है लेखन प्राप्त हुए हैं, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होते थे। कुछ लोगों का वहाँ पर जीवनी के बारे में भी दर्शाया गया है, और कुछ लोग जो घटना घटी उसको अंकित करने का प्रयास किए हैं, और वो साक्ष्य आज हमें भली भांति प्राप्त होते हैं। और उसके अध्ययन से हम पाते हैं कि लेखन कला का विकास इन्हीं मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देखें कि इसमें तिलाक्षर लिपि में लिखी गई है,
और यह पहली लिखाई जो है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। और इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, यह सोने के पात्र पर लिखा गया पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, इसके अंतर्गत यह दिखाया गया है कि उस समय लिखन की कला कितना समृद्ध था और कैसे लोग इसको अपनी भावनाओं को लिखते थे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते थे। इसमें लिपि का जो प्रयोग हुआ है उसमें किलाक्षर लिपि है और इस समय चित्रों का भी प्रयोग करते थे। उसमें बैल का है, अनाज का, मछली का, संख्याएं और नाव का, इस तरह से लिपि का प्रयोग करते हुए उन्होंने लेखन कला का विकास किया। अब एक देखते हैं लेखन प्रणाली के अंतर्गत कि उस समय लिखने का कार्य लिपिक किया करते थे और लिपिक जब करते थे तो कैसे करते थे उसके बारे में जब हम लोग देखें तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें एक पट्टिका है जिस पर लिखा गया है। इसका लिखने का जो तरीका था कि लिपिक क्या करते थे कि गीली मिट्टी से एक पट्टी का निर्माण करते थे और जब गीली मिट्टी होती थी, गीला रहता था तो उस पर उकेरा जाता था अक्षरों को और जब वो सूख जाता था तो सुरक्षित रख दिया जाता था, जो कि एक प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रहते थे। और जब यह इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी तो वो फेंक दिया जाता था। जैसे इसमें अनुमान लगाया जाता था कि जैसे मान लिया जाए कोई सामान या वस्तु खरीदी गई है तो उसके लिए वो प्रमाणिक तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जाता था। और जैसे आज के डेट में जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका गारंटी होता है, तो गारंटी का रसीद प्राप्त होता है और जब समय सीमा बर्बाद हो जाता, समय समाप्त हो जाता है तो उस रसीद का कोई महत्व नहीं रहता। तो उस समय भी वही था कि जब कुछ गारंटी या फिर पैसा उधार, ऋण वगैरह ऐसा होता था तो उसके माध्यम से पट्टिकाओं पर लिखा जाता था और जब यह इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी तो इसको फिर फेंक दिया जाता था। और यह जो है पट्टिकाएं बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसको प्रमाणिक तौर पर लिखा जाता था और लिखने का कार्य लिपिक करते थे और गीली मिट्टी पर गीला रहता था तभी लिखा जाता था, सूख जाने के बाद हार्ड हो जाता था, हार्ड होने के बाद इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता था। तो यह सबसे अच्छा तरीका उन लोगों के द्वारा अपनाया गया और लिखने व्यापार के क्रम में जो लेन देन की प्रक्रिया हुई इस लेखन के द्वारा वह सुरक्षित रखा जाता था। तो इसको आप देख सकते हैं और इसकी कल्पना करके आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मंदिर और राजा का यहाँ पे संबंध दिखलाया गया है कि 5000 ईस्वी पूर्व में जो मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया जो पहले मंदिर के चारों, जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि मंदिर के चारों ओर जो विकास का सीमा गति बढ़ा तो सबसे पहला शहरीकरण मंदिरों के नजदीक में ही हुआ। और जो राजा थे वो राजा देवी देवताओं में भी विश्वास करते थे और आगे चलकर प्रजा में भी विश्वास दिलाने का काम किया कि वो हम देवी देवताओं को के आग्रह में आपके अनुसार चलेंगे भी और आपकी सुरक्षा भी करेंगे। और आपकी सुरक्षा के एवज में कुछ समय बाद क्या होने लगा कि जब प्रजाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें जब सुरक्षा दी गई तो सैनिक का निर्माण किया गया और उनसे कुछ भेंट के तौर पर, कर के तौर पर भी लिया गया। होता क्या था कि ऊपरी सीमा पहाड़ी क्षेत्र था और नीचे की जो सीमा थी वो कृषि क्षेत्र थे। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में पशु चारक होते थे वो खाना बदोश की जीवन व्यतीत करते थे। तो कभी कभी क्या करते थे कि कृषि क्षेत्र में आकर के पशुओं को ले आते थे और उसके कारण वहां पशु जो थे उसके फसल को बर्बाद करते थे, जिसके कारण आपस में टकराव की स्थिति होती थी। और वहां के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों ऊपरी क्षेत्र वाले लोग और नीचे जो कृषि क्षेत्र वाले लोग दोनों में युद्ध हुआ करते थे और युद्ध के दौरान जो नेतृत्व करता था उसको मुखिया माना जाता था और वही मुखिया फिर आगे चल करके राजा का स्वरूप ले लिया और वही राजा जो देवता के रूप में जो मंदिरों में जो पूजा होती थी वही देवताओं का स्वरूप मानते हुए अपने आप को वहां पर एक श्रेष्ठ नागरिक साबित किया और फिर प्रजा की सुरक्षा की गारंटी दी और प्रजा की सुरक्षा के लिए उनसे कर लिए गए और इस तरह से एक साम्राज्य का गठन हुआ, साम्राज्य का निर्माण हुआ और आगे चल करके बेबीलोनियन सभ्यता या सीरियन सभ्यता में राजा का अस्तित्व आया और वहीं से फिर मंदिरों का और राजा के बीच में जो संबंध थे स्थापित हुए और लोगों के बीच अपने विश्वास को जगाने के लिए वह मंदिरों का सहारा लेते थे, देवताओं का सहारा लेते थे। तो इस तरह से मंदिर और राजा के जो संबंध हुए और लेखन कला
के अंतर्गत लेखन प्रणाली में इन्होंने मट्टी को, जो अभी हमने बताया कि किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया और गीली मिट्टी पर उसको उकेरित किया जाता था और सुखा देने के बाद हार्ड हो जाता था, तो इस तरह से लेखन प्रणाली का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्रम में भी एक दिव्य पदानुक्रम दिया गया है। तो जैसे सामाजिक जब संगठन बने तो इस स्थिति में एक श्रेणीवार, जैसे कुछ समृद्ध लोग हो गए, कुछ मध्यम वर्गीय हो गए, तो इस आधार पर वहां के इस चित्र के माध्यम से देखिए बताया गया है कि जब युद्ध हुआ करते थे तो जो लोग हार जाते थे उनको दास के रूप में या मजदूर के रूप में अपना लिया जाता था। और इस चित्र के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास यही किया गया है, हो सकता है कि उस समय युद्ध में हारे गए लोगों को अपने दासी के रूप में या दास के रूप में उसे स्वीकार करते थे और फिर उन पर कार्यों को थोपा जाता था। और उसी तरह से जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, आप इस चित्र को देखते हुए अपनी कल्पना से आप समझ सकते हैं। इस चित्र में भी एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि वह कैसे जीते हुए देशों पर अपने आप को, अपना स्थापना या फिर अपना शासन स्थापित करते थे, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। एक शहरी शिल्प कृति है जिसमें देख रहे हैं कि यह गोल बेलना का गोल था, जिसमें एक धागा लगा करके उसको रखा जाता, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से बनाए गए थे, जिसमें बेलनाकार मोहरे हैं। मुहर का जब हम प्रयोग के बारे में जानेंगे तो वह एक प्रामाणिकता सिद्ध करता था। वह जैसे कहीं माल को भेजना है और यदि गांठ या फिर थैले में रखा जाता था तो एक मुहर लगा दिया जाता था और उस मुहर के द्वारा यदि उसके बीच रास्ते में छेड़छाड़ नहीं की जाती थी तो जो जैसा अछून्य रहता था तो समझा जाता था कि बीच में इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। मोहर का प्रयोग केवल और केवल प्रामाणिकता के लिए किया जाता था कि यह अमुक व्यक्ति के द्वारा या अमुक व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित है या अमुक व्यक्ति के द्वारा ही भेजा गया है। तो इन विषयों का अध्ययन करके आप पता कर सकते हैं कि सिंधु जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत कैसे प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लेखन कला का किस तरह से विकसित किया गया और कैसे अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने लिपियों का प्रयोग किया और मुद्राओं का प्रयोग किया। एक मारी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। मारी शहर का जो पशु चारक क्षेत्र में विकसित हुए थे उसका यह चित्र है और यहाँ सभागृह है, यहाँ प्रवेश जो द्वार बनाए गए थे एक ही था, कुआं था, आंगन था और रसोई घर। यानी कि इस चित्र के माध्यम से आप जब इसको गौर से देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे और यहाँ सामूहिक रूप से भोजन, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है यही है, यहीं पे लिपि का विकास हुआ था। यहाँ से ही लिपि को तैयार किया जाता था और यहाँ जैसे बैठने का स्थान बनाया गया है, लिपि लिखते थे यहाँ पे बैठ करके। और एक चित्र बनाया गया है कि जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति आते थे और दीवार पर जब देखते थे तो यहाँ की समृद्धि का पता चलता था कि कैसे लोग, किस तरह से यहाँ समृद्ध लोग हैं, किस तरह से विलासता पूर्वक अपने आप के जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित किए हुए हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि आज से 3000 या 5000 साल पहले के बीच में जो सभ्यता थी वो कैसी विकसित सभ्यता थी और उस समय के राजाओं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे और कैसे लोग उस तरह से निवास करते थे। एक जिमरलिज्म का मारे स्थित राजमहल था, उसके बारे में इसके में चर्चा की गई है जो कि आप अध्ययन करके आप खुद प्राप्त कर सकते हैं। लेखन कला का जो देन है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंतर्गत सीखने का, कि आज जो हम लोग देखते हैं कि महीना में 29 दिन भी होता है, 28 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है और 4 सप्ताह होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यह जो देन है वह इसी सभ्यता की देन है। और वर्गमूल, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सभी चीजों का देन इसी सभ्यता का देन है। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस सभ्यता ने लेखन कला के रूप में इन चीजों को दिया। एक देखते हैं कि आप 2 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल एग्जैक्ट इतना ही उस समय के एक पुरातत्व में साक्ष्य में मिला है और लगभग एकदम समान रूप में पाया जाता है। और चंद्रमा
जो है पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने में विभाजित, एक महीने को 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन को 24 घंटों में विभाजन, इसी सभ्यता का दिन है। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझेंगे। और यह जो चीज है, आपको यह जो विषय वस्तु है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इसको समझ लेना है कि यह जो लेखन कला का दिन है वह किसका दिन है, वह है मेसोपोटामिया सभ्यता का दिन है। अब एक है पुरातत्व, वहां का जो पुस्तकालय के बारे में चर्चा की गई है। तो वहां इतने समृद्ध लोग हो गए थे कि अपनी जीवनी को लेखन के रूप में लाते थे। जैसे जब किसी प्रदेश द्वारा जब आक्रमण किए जाते थे तो विजेता देशों के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटी और जो जिस पर आक्रमण किया जाता था वो हार जाते थे, तो उनके स्थानों में क्या क्या विजेता लोगों के द्वारा किया जाता था उसको भी लिखा जाने लगा था। और वो साक्ष्य वहां के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे जाते थे। और खुदाई के क्रम में जो प्राप्त हुए हैं उसमें अब लोगों का जीवनी वगैरह भी उसमें मिलने लगे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय साहित्य कला का भी विकास संभव हो गया था। और साहित्य में भी लोग, जैसे मान लिया जाए कि पहले के राजाओं के द्वारा कैसे दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद कैसे किस तरह से अपने आप को वो अपने हारे हुए राजा कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे, इन साहित्य दृष्टिकोणों से इसको लेखन कला के रूप में लाया गया, जो कि वहाँ की लाइब्रेरी जो नुमा जहाँ पर टिकाएं अधिक मिली हैं और इस तरह की बातें लिखी हुई मिली हैं, तो पता चलता है कि हो सकता है कि साहित्य को वो लाइब्रेरी के रूप में भी ढाल चुके होंगे उस समय। और लाइब्रेरी में रखे गए लिपि के द्वारा उकेरे गए पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि उस समय साहित्य का भी प्रयोग किया जाने लगा था। और उसका अंत जब देखते हैं तो सिकंदर महान ने 331 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामिया परंपराएं और जीवन दर्शन मतलब समाप्त हो गए और हजारों साल बाद भी उसे खोद कर निकाला। जैसे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी जब खुदाई हुई तब मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत हमने सीखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो देन है वो कौन कौन सी देन है। लेखन कला का भी देन है और शहरी जीवन का भी देन है। वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई, शहरों का निर्माण कैसे हुआ, शहर कैसे निर्मित हुए, इसके बारे में चर्चा की गई, लेखन कला की देन के बारे में चर्चा की गई। तो इस तरह से आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और आप इस YouTube में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो सारे नोट्स और यहाँ तक कि यहाँ इसमें जो इस अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न और उत्तर हैं उसको आपको दे दिया गया है। आप उसे अध्ययन करेंगे तो आपका सबसे बेस्ट नोट साबित होगा। आप इसको पढ़ करके ध्यान से समझ करके आप अपनी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। इसकी मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।